नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है रक्तपथ। झारखंड के घने जंगलों और अंधकार से भरी पहाड़ियों के बीच एक गुप्त सड़क निर्माण कार्य जोरों पर था। ब्रिटिश सेना इसे मार्ग 47 कहती थी, लेकिन गांव के लोग इसे काली रेखा कहते थे। एक ऐसा नाम जो लोगों की रूह तक कांपा देता था। इस सड़क का निर्माण किसी सामान्य मार्ग के लिए नहीं किया जा रहा था। यह एक सैन्य आपूर्ति का गुप्त रास्ता था जो ब्रिटिश सेना को बंगाल से बिहार और फिर दिल्ली तक अति गुप्त रूप से जोड़ता। इस मार्ग की सुरक्षा, गोपनीयता और निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी मेजर विलियम हार्डिंग को, जो अपने क्रूर व्यवहार और निर्दयी हुकूमत के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों में दिन भर सूरज मुश्किल से झलकता था। झाड़ियों में सांप, बिच्छू और कभी कभी बाघ तक दिखाई देते। लेकिन इन सबसे भयानक थी वहां की रात, जहां कोई आवाज नहीं होती थी, केवल सन्नाटा। और उस सन्नाटे में कहीं कुछ चलता, कुछ रेंगता, जैसे हवा भी डरी हुई हो। मेजर हार्डिंग ने गांवों से जबरदस्ती मजदूरों को पकड़कर लाया था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सबको पत्थर काटने और सड़क बिछाने के काम में झोंक दिया गया। हर दिन सूरज उगने से पहले काम शुरू होता और सूरज डूबने तक चलता। -40 डिग्री तापमान, पत्थर तोड़ने के औजार और सिर्फ एक वक्त की सड़ी हुई खिचड़ी। अगर कोई रुक जाता तो उस पर लाठी या कोड़े बरसते। बच्चे भूख से बिलखते, महिलाएं खून से लथपथ होकर भी काम करतीं, लेकिन वे सब चुप थे, क्योंकि जो बोलता उसे अगली सुबह कोई पेड़ से लटका हुआ पाता। मेजर हार्डिंग की बातों में कोई दया नहीं थी। ये कीड़े हमारे लिए सड़क बनाएंगे और अगर मर भी जाएं तो दूसरी नस्ल ला दूंगा। एक दिन एक महिला श्रमिक, भूरी, जिसने काम करते हुए अपना बच्चा खो दिया था, हाथ में पत्थर लेकर हार्डिंग के गार्ड की तरफ बढ़ी। गार्ड हंसा और उसे धक्का दिया। भूरी गिर गई, उसके पेट में चोट आई और वह वहीं तड़पने लगी। उस रात पहली बार जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वो रात बाकी रातों से अलग थी। पूरा इलाका एकदम शांत था, असामान्य रूप से शांत, जैसे जंगल ने सांस लेना छोड़ दिया हो। मजदूरों की झोपड़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम था भैरव बाबा। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद कोई तांत्रिक जो जानबूझकर वहां आया था। उसने अग्नि जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। त्रिनेत्र खोलो, मृतों की आंखें फोड़ो, लहू से पथ को सींचो। तभी एक ठंडी हवा चली, जो गर्म रात में असंभव सी लग रही थी। मजदूरों ने देखा कि पास का एक पेड़ बिना हवा के भी हिल रहा था, और जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि उसकी शाखाओं पर कोई लटका हुआ था, कोई गार्ड। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। अगले दिन की शुरुआत मौत के डर से हुई। एक दिन पत्थरों को हटाते समय मजदूरों ने जमीन में खुदी हुई एक अजीब आकृति देखी, एक वृत्ताकार खांचा जिसमें राख, अस्थियां और कुछ लोहे की कीलें थीं। भैरव बाबा ने इसे देखकर तुरंत कहा, यह प्राचीन तंत्र है, इसे मत छेड़ो, नहीं तो सब मिट जाएगा। मेजर हार्डिंग ने हंसते हुए कहा, इन पागल जंगली लोगों की बातों में दम नहीं, और उसने उस मंडल को खोदकर फेंकवा दिया। उस रात घंटों तक बिजली चमकती रही, जबकि बादल नहीं थे। अचानक मजदूरों की झोपड़ियों के ऊपर एक नीला प्रकाश फैला। कई मजदूरों ने देखा कि एक महिला आत्मा, झुलसी हुई देह, खून से लथपथ चेहरे के साथ उनकी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। भूरी, जिसने अपना बच्चा खोया था, उस आत्मा के सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तू मेरी जैसी मां है तो सबका बदला ले। आत्मा ने अपनी आंखों से आग बरसाई और वहीं से शुरू हुआ रक्तपथ का भयावह सफर। अगली सुबह 5 गार्ड लापता थे।
एक की लाश झील में तैर रही थी, चेहरे पर कोई मांस नहीं बचा था। सड़क के पत्थरों पर खून के धब्बे थे जो रात भर की बारिश के बावजूद नहीं मिटे। भैरव बाबा ने पास की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और बोला, अब यह मार्ग इंसानों का नहीं रहा, अब यह आत्माओं का मार्ग है। और तभी से इस रहस्यमयी सड़क को रक्तपथ कहने का प्रचलन शुरू हुआ। अब यह मार्ग इंसानों के मिट्टी का थेंगा, अब ये आत्माओं का मार्ग है। भैरव बाबा की यह भविष्यवाणी गांव वालों के लिए तो चेतावनी थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए महज एक अंधविश्वास। मेजर हार्डिंग ने अपने गार्ड्स की लाशें देखकर गुस्से में सबको इकट्ठा किया और चिल्लाया, अगर तुम लोगों ने किसी को मारा है तो सबका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मजदूर रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उनकी बातों को झूठ मानकर हार्डिंग ने 10 मजदूरों को बीच रास्ते पर खड़ा किया और सबके सामने एक एक को गोली मार दी। हर गोली की आवाज के साथ जैसे जंगल की हवा कांपती। गोली लगते ही मजदूरों की लाशें काले धुएं में बदलने लगीं। यह दृश्य खुद अंग्रेज सिपाही भी देखकर सहम गए। उस रात सड़क के किनारे बनी झोपड़ियां अजीब आवाजों से गूंज उठीं। कोई बांसुरी बजा रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई बच्चा हंस रहा था, लेकिन आसपास कोई बच्चा नहीं था। भैरव बाबा अकेले बैठे मंत्र बुदबुदा रहे थे। शवों की आत्माएं अब सो नहीं पाएंगी, जिनका रक्त मिट्टी में बहा है, वे अब रक्षक बन चुके हैं। आधे रात को अचानक तेज आंधी आई। मजदूर और सिपाही अपने अपने तंबू में थे। तभी आसमान से पानी नहीं, खून की बूंदें गिरनी शुरू हुईं। कई मजदूर चिल्लाते हुए बाहर दौड़े। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गोपाल था बोला, मायरे, ये खून है, ये आसमान भी शापित हो गया। मेजर हार्डिंग को खबर दी गई। वह अपनी बंदूक लेकर निकला और बोला, कोई तांत्रिक चाल है, सबको पकड़ो। पर तभी उसके एक सिपाही की चीख सुनाई दी। वो सिपाही, जिसका नाम थॉमस था, कि चीख के बाद जब बाकी गार्ड वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका सिर 180 डिग्री घूमा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। पास में दीवार पर लिखा था, वापस चले जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। मेजर हार्डिंग ने यह देखकर आगबूला होकर श्रमिकों को मारने का आदेश दिया। इन सब ने तांत्रिक को बुलाया है, अब सबको मार दो। अगले दोपहर ब्रिटिश सेना ने आदेश दिया, हर झोपड़ी की तलाशी लो, जो भी संदिग्ध हो उसे गोली मार दो। एक एक कर मजदूरों को रात में जिंदा जला दिया गया। मजदूरों को एक साथ एक गड्ढे में डालकर आग लगा दी गई। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन फिर रात को वो गड्ढा बुझने के बाद भी धधकता रहा और जब सब सो चुके थे, उस राख से 40 जली हुई आत्माएं उठीं। उनके चेहरों पर जले मांस, टपकता खून और आंखों में सफेद अग्नि। वे सीधी चल पड़ी ब्रिटिश कैंप की ओर। एक एक सिपाही की झोपड़ी में आग लगी। एक सिपाही के मुंह में सांप घुसा दिया गया। एक और की खाल उधेड़ दी गई। एक सिपाही की आत्मा को आत्मा ने ही घसीटकर पेड़ से लटका दिया। और सुबह जब बाकी बचे सिपाही उठे तो देखा कि मेजर हार्डिंग कहीं नहीं था, लेकिन उसकी कमीज पास के वृक्ष पर टंगी थी। उस पर लिखा था, हमें जलाया, अब तू अनंत काल तक जलेगा। भैरव बाबा धीरे से बोला, अब रक्तपथ जाग चुका है। बीती रात के खौफनाक दृश्य अभी भी लोगों की आंखों में जीवित थे। श्रमिकों की जली हुई आत्माएं पूरी ब्रिटिश छावनी पर कहर बनकर टूटी थीं। अब मैदान में सन्नाटा था, गीली राख, जली हुई झोपड़ियां और पेड़ों पर लटके कुछ बचा खुचा मांस। मेजर हार्डिंग अभी जिंदा था, लेकिन कैद में। भैरव बाबा ने उसे पकड़वाकर एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे बांध दिया था, जहां पर वर्षों पहले एक वध यज्ञ हुआ था। वहां की मिट्टी अब भी लाल थी, लेकिन यह लाल रंग मिट्टी का नहीं, रक्त का था। भैरव बाबा बोले, जिसने जिंदा लोगों को जलाया, अब वो खुद जीवित जलाया जाएगा हर रात।
हर दिन जब तक उसका मांस गल न जाए जाए और उसकी आत्मा खुद बाहर निकलकर क्षमा न मांगे। भैरव बाबा ने 5 काले कपड़े पहनाए हुए साधकों को बुलाया। ये सभी तांत्रिक विद्या में निपुण थे और वे अब तैयार कर रहे थे रक्तपत की आत्माओं का स्थायी यज्ञ, ताकि वे सिर्फ बदला ना लें बल्कि इस मार्ग की रक्षक बन जाएं। एक मंडल खींचा गया, उसमें रक्त, राख और मृत आत्माओं की राख मिलाकर मिट्टी बनाई गई। जले हुओं का नाम लो, जिनकी चीखों से जंगल कांपे। उन्हें शांति दो या उन्हें शक्ति दो, लेकिन इंसान को भस्म कर दो। और तभी एक भयानक झोंका उठा, चारों ओर राख उड़ने लगी। मंडल के चारों ओर 40 जली हुई आत्माएं प्रकट हो गईं। उनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब थे। उनके चेहरे पिघले हुए थे, मुंह से धुआं निकल रहा था और आंखें बिना पलक के जलती हुई आगे की थी हुई। उनके बीच में भूरी की आत्मा थी, जिसकी गोद में उसका मरा हुआ बच्चा था। भूरी की आत्मा बोली, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें बदला चाहिए। हर साल हर पीढ़ी जो इस मार्ग पर चलेगी वह हमारे पथ पर चलेगी, रक्तपथ पर। आत्माओं की मांग थी एक जीवित ब्रिटिश अधिकारी की बलि। मेजर हार्डिंग को खींचकर लाया गया। उसके गले में कांटों की माला थी, पीठ पर कोड़े के निशान और मुंह पर घृणा भरा क्रोध। तुम सब वहशी हो, मुझे छोड़ो, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकारी हूं। भैरव बाबा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम अब किसी राज्य के नहीं, तुम अब रक्तपथ की संपत्ति हो। और फिर चारों तरफ आत्माएं गूंजने लगीं, रक्त दो, शाप दो, मार्ग को जीवित करो। भैरव बाबा ने कठोर मंत्र पढ़े। तांत्रिकों ने हार्डिंग को बीच मंडल में लिटाया। आत्माओं ने मिलकर उसकी चमड़ी खींचनी शुरू की और जब उसकी चीखें गूंजती रहीं, तब भूरी की आत्मा ने अपने जले हुए हाथों से उसकी छाती चीर दी। उसके दिल को निकालकर राख से बनी हड्डी की कटोरी में रखा गया और वही दिल रक्तपथ की आत्माओं का ईंधन बन गया। उस यज्ञ के अंत में भैरव बाबा ने आखिरी बार जंगल की ओर देखा और बोला, अब यह मार्ग शापित रहेगा। जो भी बिना श्रद्धा, बिना दया और अहंकार के साथ यहां से गुजरेगा, उसे ये आत्माएं अपने साथ खींच लेंगी। अब यह केवल सड़क नहीं, यह रक्तपथ है। कुछ बचे हुए ब्रिटिश सैनिकों ने यह सब देखा और उसी रात भाग खड़े हुए। अगले दिन रक्तपथ का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया, लेकिन सरकारी कागजों में यह कभी दर्ज नहीं हुआ। वहां एक बड़ीडिधा पत्थर रख दिया गया जिस पर लिखा था, जंगल का क्षेत्र, प्रवेश निषेध। लेकिन गांव वाले जानते थे यह कोई साधारण खतरा नहीं, बल्कि एक खूंखार चेतावनी थी। मई 1952। भारत अब स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन पुराने जमाने की भूतिया कहानियां और शापित स्थान आज भी जीवित थे, विशेषकर वे जिनका इतिहास कभी दर्ज ही नहीं हुआ। सरकार ने अब एक पुरानी बंद सड़क को दोबारा चालू करने का आदेश दिया। यह वही स्थान था जहां 1880 में रक्तपथ की आत्माओं ने वध यज्ञ किया था। हरनाम सिंह एक 42 वर्षीय अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। मजबूत कद काठी, झक्क सफेद पगड़ी और सधी हुई मूंछें। वो हर जगह ट्रक चलाता था, लेकिन उसने छोटा नागपुर के रास्ते से कभी नहीं गुजरने की कसम खाई थी। पर उस दिन उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ा, क्योंकि उसका ट्रक मेडिकल सप्लाई लेकर रांची से आसनसोल जाना था और शॉर्टकट सिर्फ NH-47 ही था। पेट्रोल पंप वाले ने चेताया, ओ बाबूजी, वो रास्ता मत लीजिए, रात में वहां कुछ गड़बड़ होता है। हरनाम हंसा, अरे भाई, मैं भूत नहीं मानता। मेरा इंजन गरजे तो भूत भी कांपे। उसे क्या पता था उसकी ये हंसी ही उसकी आखिरी हंसी हो सकती है। हरनाम ने रात 10 बजे ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक का इंजन गूंजा और वह अकेला NH-47 पर निकल पड़ा। चारों ओर घना जंगल, घुप अंधेरा और रास्ता बिल्कुल वीरान। ट्रक के सामने अचानक एक साया दौड़ गया। हरनाम ने ब्रेक मारा, पर सामने कोई नहीं था। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हुआ और एक अजीब सी आवाज आई, हमें भूख लगी है, तेरा मांस गर्म है। हरनाम ने रेडियो को बंद किया, पर वो फिर अपने आप बज उठा। ट्रक की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई।
अब सिर्फ अंधेरा था और कुछ चालाक सायों की किककिकाती हंसी। NH-47 के बीचों बीच, जहां 1880 में बलिदान यज्ञ हुआ था, जैसे ही ट्रक पहुंचा, ट्रक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ कोहरा फैल गया। ट्रक की खिड़कियों पर खून की बूंदें गिरने लगीं। पीछे की सीट से एक आवाज आई, तू पहली बलि है, आजादी के बाद की पहली गर्म रूह। हरनाम पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर एक जली हुई आत्मा, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी और चेहरा आधा पिघला हुआ, ट्रक की छत से उल्टी लटक रही थी। हरनाम चीखा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अचानक ट्रक के चारों ओर 40 से ज्यादा सा नई आत्माएं खड़ी हो गईं। वही आत्माएं जो 1880 के वध यज्ञ में उठी थीं। हरनाम के चारों तरफ आग की दीवार बन गई। ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए और उसकी सीट पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। तू आधुनिक युग का प्रतिनिधि है। तेरे माध्यम से हम फिर लौटेंगे और रक्तपथ फिर से जागेगा। सुबह ट्रक वहां नहीं था। कुछ चरवाहों ने देखा, बीच जंगल में एक जली हुई ट्रक की बॉडी, जिसके सामने जमीन पर खून से लिखा था, रक्तपथ फिर से खुल चुका है। सरकारी अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें हरनाम की कोई लाश नहीं मिली, सिर्फ उसकी पगड़ी, जो राख में पड़ी थी। रक्तपथ अब केवल जंगल का हिस्सा नहीं रहा, वह धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगा है। आत्माएं अब छाया नहीं, शरीर चाहती हैं। चांदपुर एक छोटा सा कस्बा था, जो अब बढ़ते हुए हाईवे के कारण तेजी से विकसित हो रहा था। NH-47 का नया विस्तार यहीं से होकर गुजरने वाला था, लेकिन इस विकास की बुनियाद खून और आत्माओं की धधकती चिताओं पर रखी जा रही थी। इंजीनियर रघुवीर यादव सरकारी ठेके पर तैनात था। जिम्मेदारी थी कि वह NH-47 का यह हिस्सा 2 महीनों में बना दे, पर पहले ही हफ्ते में 3 मजदूर गायब हो गए। एक JCB मशीन चालू हालत में जमीन में समा गई और रात में साइट ऑफिस की छत पर किसी ने लिखा, यह हमारी जमीन है, लौट जाओ। रघुवीर ने सोचा, यह किसी प्रतिद्वंद्वी ठेकेदार की चाल होगी। लेकिन फिर एक रात रघुवीर को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई और साइट के बाहर टहलने लगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बिना पांव के जमीन पर तैरती हुई जा रही थी और उसकी गोद में एक जला हुआ बच्चा था। रघुवीर ने पूछा, कौन हो तुम? औरत पलटी, उसका चेहरा झुलसा हुआ था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, हमने तुम्हारे जैसे बहुतों को जिंदा जला दिया है, अब तुम हमारी अगली आग हो। एक एक करके हाईवे निर्माण में लगे लोग मरने लगे। किसी का गला रात में खींचकर तोड़ दिया गया, किसी को मशीन में जिंदा खींच लिया गया। लेकिन मशीन बंद थी। एक मजदूर ने खुद की आंखें फोड़ लीं और दीवार पर लिखा, मैंने देख लिया है, रक्तपथ के दूत मुझे पुकार रहे हैं। अब आत्माएं सिर्फ दिख रही थी नहीं, बल्कि लोगों के शरीर में समा रही थीं। एक दिहाड़ी मजदूर गणेश को सबने देखा। वो शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन एक रात वह माथे पर राख लगाकर, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर 5 लोगों को काट डाला। फिर खुद हंसते हुए आग में कूद गया। मरते समय उसकी आवाज थी, हम रक्तपथ के दूत हैं, शरीर तो सिर्फ माध्यम है। रघुवीर अब डर चुका था। उसने स्थानीय पुजारी रामनिवास से पूछा तो उसे 1880 की वध यज्ञ कथा बताई गई। पुजारी बोले, तुम लोग जिस जमीन को बना रहे हो, वहां सिर्फ पत्थर नहीं, आत्माएं दबी हैं। वह मार्ग कभी बंद था, अब फिर से खुल चुका है, और अब वह सिर्फ मार्ग नहीं, वह एक जिंदा श्मशान है। रघुवीर ने प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उसे धमकाया। यह देश आजाद है, किसी भूत के डर से सरकार निर्माण नहीं रोकती। और अगले ही दिन रात को जब वह अकेले अपने ऑफिस में बैठा था, तभी कमरे की खिड़की खुली। एक एक करके 4 आत्माएं अंदर आईं। उनके चेहरे पर सिर्फ हड्डियां थीं और छाती में धुआं भर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसका सिर कटकर गिरा और उसकी गर्दन से निकलते खून से फर्श पर लिखा गया, अब रक्तपथ चांदपुर तक फैल चुका है, रक्तपथ चांदपुर तक।
अगली सुबह पुलिस पहुंची। रघुवीर की कटी हुई लाश, ऑफिस की दीवारों पर खून से लिखे मंत्र और ट्रक के टायरों पर राख में जले हुए मानव पंजे के निशान। जुलाई 19 धनबाद जैसे औद्योगिक शहर के बाहर अब एक रिंग रोड का निर्माण चल रहा था। यह रास्ता NH-47 को शहर से जोड़ने वाला था। लोगों को क्या पता था, यह वही मार्ग था जहां 1880 में वध यज्ञ का मूल तंत्र स्थापित हुआ था। नीरज एक पढ़ा लिखा, साइंटिफिक सोच वाला युवा इंजीनियर था। भूत प्रेत जैसी बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे जिम्मा सौंपा गया था इस रिंग रोड का निर्माण समय पर पूरा करने का। लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ, अजीब घटनाएं फिर से दोहराई जाने लगीं। जेसीबी मशीन की खुदाई करते ही काले धुएं का फव्वारा निकला। GPS सिस्टम बंद हो गया। एक मजदूर ने खुद की जीभ काट ली और कहा, वे लौट आए हैं। मैंने उन्हें जिंदा महसूस किया। नीरज ने तकनीक का सहारा लिया। उसने निर्माण स्थल पर CCTV कैमरे लगवाए, पर जो रिकॉर्डिंग आई वह उसकी समझ और विश्वास दोनों को तोड़ने वाली थी। रात के 2 बजे कैमरे में दिखा, धुंध में से एक सफेद झुलसी आत्मा आई। उसने कैमरे की ओर देखा और उसकी आंखों से सीधी लाल लाइट निकली। कैमरा फट गया, लेकिन हार्ड ड्राइव पर वो फुटेज दर्ज थी। नीरज ने जब वो फुटेज देखा, आत्मा की आंखों से एक आवाज निकली, अब विज्ञान नहीं बचेगा, अब आत्माएं बोलेंगी। नीरज ने विशेषज्ञ बुलाए, पर सबने कहा कि यह कोई रेडियो तरंगों का असर हो सकता है। पर तभी उन विशेषज्ञों में से एक डॉ मोहंती ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया और 3 घंटे बाद खून से दीवार पर लिखा, मैंने उन्हें सुन लिया। अब नई नई घटनाएं सामने आने लगीं। साइट पर लगे मोबाइल फोन अपने आप वीडियो कॉल करने लगे और स्क्रीन पर एक बच्चा रोता हुआ दिखता। फिर अचानक उसकी गर्दन कट जाती। प्रोजेक्ट फाइलें अपने आप डिलीट हो जाती और जगह लेता एक नया फोल्डर। नीरज ने जब वह फोल्डर खोला तो उसमें एक वीडियो था। 80 के यज्ञ का CG रेंडर्ड रूप, जिसमें आज के इंजीनियरों के चेहरे जोड़ दिए गए थे, जैसे वे अगली बलि हों। एक रात नीरज के मोबाइल में अचानक मैसेज आया, तुम अगला माध्यम हो, और तभी उसकी आंखों से खून बहने लगा। मोबाइल जल गया और वह बेहोश हो गया। जब वह जागा, वह खुद को निर्माण स्थल के बीच में पाया। चारों ओर खून से लिखा था, शहरी रक्तपथ अब शुरू हो चुका है। अब शहर में ट्रैफिक लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक करती और जब लाल होती, कोई न कोई गाड़ी खुद ब खुद क्रैश करती। स्कूलों में बच्चे एक साथ तंत्र मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ाने लगते। बिना सीखे मोबाइल ऐप्स में रक्त रंजित चेहरे प्रकट होने लगे। नीरज ने शहर के कलेक्टर को रिपोर्ट दी, लेकिन उसी रात कलेक्टर ऑफिस में आग लग गई। हर फाइल जल गई सिवाय एक के। उस पर लिखा था, रक्तपथ को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ समर्पण किया जा सकता है। अब आत्माएं केवल मार्गों तक सीमित नहीं, वे अब डिजिटल नेटवर्क, सर्वर और दिमागर के अंदर भी प्रवेश कर चुकी हैं। रक्तपथ अब एक अदृश्य महामारी बन चुका है। मार्च 2010 भारत सरकार ने NH-47 और इससे जुड़ी भयावह घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक गुप्त प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस केंद्र में आधारित सर्विलांस सॉफ्टवेयर, ड्रोन और भौगोलिक तापमान विश्लेषण जैसी तकनीकों से हाईवे की हर हरकत ट्रैक की जाती थी। पर उन्हें नहीं पता था, जो वे ट्रैक कर रहे थे वह खुद उन्हें देख रहा था। नीलम, एक काबिल साइबर साइंटिस्ट, इस प्रोजेक्ट की प्रमुख थी। वह सख्त तार्किक महिला थी, भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी। नीलम को AI ने एक एबनॉर्मल पैटर्न दिखाया। हर रात 3 AM पर पूरे NH-47 के सभी CCTV कैमरे एक साथ फेल हो जाते। वहीं हर स्थान पर GPS पर एक ही वाक्य उभरता, हम जीवित हैं और अब तुम्हारे अंदर हैं। नीलम ने समझा यह कोई साइबर अटैक है, पर उसके सर्वर में कोई मैंट्रा TXT नामक फाइल खुद ब खुद उत्पन्न हो गई। उसमें लिखा था, AUM रक्ताय नमः, अब तुम्हारे सोच में भी हम हैं। सरकारी वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया।
पर पाया गया कि सॉफ्टवेयर के भीतर एक अज्ञात ब्लड एनक्रिप्टेड कोड काम कर रहा है जो कंप्यूटर से इंसानी मस्तिष्क तक संकेत भेज सकता है। और फिर एक एक कर विश्लेषक पागल होने लगे। एक कोडर ने खुद के हाथों से आंखें फोड़ लीं और अपने लैपटॉप पर लिखा, मैंने उनका असली स्वरूप देखा। ये अब धुआं नहीं, डेटा है। अब आत्माएं डिजिटल डिवाइसेस में दिखने लगीं। मोबाइल स्क्रीनों पर आधी रात को अचानक किसी और की सांसें सुनाई देतीं। एक सरकारी ड्रोन को जब रक्तपथ के ऊपर उड़ाया गया, उसका कैमरा बंद नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फ्रेम बार बार आया, बलि इनकंप्लीट तुम्हारे जरिए पूर्ण होगी। एक रात नीलम देर रात ऑफिस में थी। अचानक उसका कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही खुला और तभी उसका कीबोर्ड खून से लाल हो गया। उसकी उंगलियां अपने आप टाइप करने लगीं, मैं हूं रक्त की पुत्री, मैं उसे बुला रही हूं। नीलम अब वश में नहीं थी। भारत के रक्षा मंत्रालय को आपातकालीन सूचना भेजी गई, पर इससे पहले कि कार्रवाई हो, NHDSC पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मलबे में मिली एकमात्र चीज थी एक CD-ROM जिस पर खून से लिखा था, रक्तपथ को अब रोका नहीं जा सकता। आत्माएं अब केवल आत्मा नहीं रहीं, वे अब कोड, डेटा और संकेत हैं। अब पूरे भारत के विभिन्न शहरों में सड़क किनारे के लोग नींद में चलने लगते और आत्माग्रस्त क्षेत्रों की ओर बढ़ते। रेलवे क्रॉसिंग्स पर अपने आप लोग पटरी पर चढ़कर लेट जाते जैसे बुलाए जा रहे हों। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को अचानक RAKTPA गेबा केची के टेन नामक फोल्डर दिखने लगता, जिसमें एक वीडियो होता। एक जली हुई महिला आत्मा सबको देख रही है और कह रही है, अब शरीर से नहीं, चेतना से कब्जा होगा। अब आत्माएं सिर्फ मार्गों और मशीनों में नहीं, बल्कि इंसानी चेतना, डिजिटल नेटवर्क और आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों में बस चुकी हैं। अब उन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ एक अंतिम यज्ञ ही दुनिया को बचा सकता है। जून 2020। भारत सरकार ने इस हद तक आत्मिक और डिजिटल संक्रमण को देखते हुए देश के 5 प्रमुख तांत्रिकों को एकत्रित किया। इनमें एक प्रमुख नाम था तांत्रिक रुद्राक्षनाथ, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत्यु और तकनीक दोनों के स्वामी हैं। रुद्राक्षनाथ ने कहा, इन आत्माओं को किसी तर्क, गोली या मशीन से नहीं हराया जा सकता। ये अब रक्त कोडित चेतना है। इन्हें मिटाने के लिए वही कर्म चाहिए जिससे इनका जन्म हुआ था, एक अंतिम तांत्रिक यज्ञ। इस यज्ञ के लिए जरूरी थे बलिदान पात्र वे जिन्होंने आत्माओं से आमना सामना किया था, आग्नि मंत्र जो 1880 के वध यज्ञ में बोले गए थे, और एक जीवित रक्तदाता जिसमें आत्माएं समाहित हों। नीरज वर्मा 1995 में, इंजीनियर नीलम मिश्रा 2010 की साइबर विशेषज्ञ और 5 अन्य जो 2020 में भूतिया हादसों से बचे थे मगर कभी होश में नहीं लौटे। अब उनके शरीर थे लेकिन चेतना आत्माओं के कब्जे में थी। 20 जून 2020 की रात गहन काले चंद्रग्रहण की बेला पर तंत्रकूप के मध्य काले सिंदूरी रंग की आग जलाई गई। रुद्राक्षनाथ ने घोषणा की, आज घटबो हो। रांची अब एक स्मार्ट शहर है। NH47 को अब न्यू रूट 47 कहा जाता है, जहां ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रक, सैटेलाइट कनेक्टेड ट्रैफिक सिस्टम और AI चालित इमरजेंसी प्रोटोकॉल चलाए जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रक गायब हो रहे हैं। GPS डेटा ब्लैंक दिखाता है। ट्रैफिक सेंसर में बस एक नाम उभरता है, RAKPF, एक न्यूरो इंजीनियर जो इंसानों के दिमाग से सीधे मशीनें ऑपरेट करने की तकनीक पर काम कर रहा है। पर एक रात
जब वह हाईवे पर अपनी बायो कार में निकला, उसके ब्रेन हेलमेट ने एक अजीब डेटा पकड़ लिया। उसके ब्रेन स्क्रीन पर लिखा आया, तू अगला वाहक है, अगला रक्षक, अगला रक्तदूत। और तभी उसकी कार अपने आप मुड़ गई, सीधे पुराने NH-47 की ओर। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां काम नहीं करता, पर डॉक्टर अंशुल को वहां खींचा गया और वहां उसे मिला एक पुराना लकड़ी का बॉक्स जिसमें एक तांत्रिक मंत्र और एक चेतावनी थी। यह केवल शरीर का युद्ध नहीं, अब चेतना का युद्ध है। रक्त से तंत्र चला था, अब कोड से आत्मा जागेगी। अंशुल के रिसर्च में पता चला कि 1880 में जिन आत्माओं की बलि दी गई थी, उनके तांत्रिक मानसिक तरंगें अब भी ब्रह्मांड में घूम रही हैं और अब वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए फिर से होस्ट ढूंढ रही हैं। हर बार जब कोई इंसान नियो रूट 47 से गुजरता है, एक माइक्रो डेटा ट्रांसफर होता है जो आत्मा को न्यूरल वेव के जरिए शरीर में बैठने देता है। नियो रांची में एक एक कर लोग अजीब हरकतें करने लगे। ड्राइवर बिना पूछे अपने रूट छोड़ देते, कंट्रोल रूम के AI अपने आप चेतावनियां भेजते, बलिदान पूरा करो, पुनर्जन्म निकट है। कई लोग सपनों में एक ही दृश्य देखते, एक तांत्रिक अग्निकुंड जहां सभी आत्माएं AI रोबोट के रूप में बैठी हैं। और तब अंशुल ने तय किया, वह फिर से तंत्र कूप जाकर इस रहस्य का सामना करेगा। पर इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। अब उसके पास है एक टीम जिसमें होंगे एक साइबर तांत्रिक जो मंत्रों को कोड में बदलता है, एक पूर्व अभियंता जो खुद एक बार आत्माग्रस्त था, एक लड़की जिसका नाम नीरा है और जिसके भीतर मालविका की आत्मा फिर से जन्म ले चुकी है। अंशुल और उसकी टीम तंत्रकूप पहुंचती है। वहां एक विशाल डिजिटल अग्निकुंड जल रहा होता है जिसमें प्राचीन तंत्र मंत्र और भविष्य की तकनीक का मिलाजुला शक्तिशाली जाल बुन रहा होता है। मालविका की आत्मा अब पूरी तरह जागरूक अंशुल के सामने प्रकट होती है, कहती है, तुम हमें मिटा नहीं सकते, हम मनुष्य की चेतना का हिस्सा बन चुके हैं, पर तुम संघर्ष कर सकते हो और यही तुम्हारी ताकत है। टीम ने अपनी शक्ति और ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया, तांत्रिक मंत्रों को आधुनिक कोड में बदला, डिजिटल दुनिया में आत्माओं से लड़ने के लिए सॉफ्टवेयर और यंत्र बनाए और साथ ही प्राचीन तांत्रिक यज्ञ को भी किया पूरा। जब यज्ञ की अग्नि ने कंप्यूटर नेटवर्क को छुआ तो आत्माएं टूटने लगीं, लेकिन पूरी तरह मिट नहीं सकीं। नीरा ने मालविका की आत्मा को अपनाया, खुद को उस अग्निकुंड में समर्पित कर दिया और कहा, मेरे शरीर से ये आत्माएं कभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं पाएंगी। मैं उनकी नई माइंड होंगी, पर एक ऐसी माइंड जो मानवता के लिए काम करेगी। अंशुल की टीम सफल रही और फिर कभी मानव चेतना को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। रक्तपथ की लड़ाई खत्म नहीं होती, पर जब मानव और तकनीक मिलकर खड़े होते हैं तो अंधकार पर विजय निश्चित होती है। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।